Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It says judiciary should not act as super legislature by the center. तो सेंटर ने ऐसा कहा है कि जुडिशरी शुड नॉट एक्ट एज सुपर लेजिस्लेचर. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए इस आर्टिकल की मदद से भी हम एक बार समझेंगे कि कैसे करंट टाइम्स में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में एक तरह की कन्फ्रंटेशन के सिनेरियो बन गए हैं. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कन्फ्रंटेशन का सिनेरियो बन गया था, जिसका मिडिल पाथ निकाला था जुडिशियरी ने केशवानंद भारती केस में व्हेन इट गेव द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब वैसे ही कुछ माहौल दोबारा बन रहे हैं जहां पे जुडिशियरी ने कुछ एक कानून पे क्वेश्चन रेज किया है सरकार के, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वही एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनकी लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी होती है. तो जुडिशियरी ने कुछ एक कानून पे क्वेश्चन रेज किया है और फिर सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि प्लीज़ डोंट एक्ट एज सुपर लेजिस्लेचर. आप लेजिस्लेचर के पावर को बाईपास करने की कोशिश मत कीजिए. कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो किया है, सबके अपने अपने काम है, आप बस अपना काम कीजिए. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसको डिटेल में समझेंगे. तो ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है. तो पहले ट्रिब्यूनल्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. देखिए ट्रिब्यूनल्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 14A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दे वर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट इन 1976. ट्रिब्यूनल 14A पार्ट के अंतर्गत हैं, जिसमें दो मेन आर्टिकल हैं. इनफैक्ट दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B. आर्टिकल 323A टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, यानी कि सर्विस मैटर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे उनके टर्म कंडीशन सर्विस टेन्योर उनके कुछ इश्यूज होते हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है दैट आर क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323A. तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है. चाहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो, बोथ कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 323A. जबकि आर्टिकल 323B टॉक्स अबाउट ऑल अदर ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स सेंटर या स्टेट दोनों बना सकते हैं एज पर द एरिया और ज्यूरिडिक्शन डिवाइडेड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. 7th शेड्यूल में दोनों के अपने अपने अलग पावर फंक्शंस हैं. तो उस पावर फंक्शन के हिसाब से जिन जिन एरियाज़ में पावर फंक्शन स्टेट गवर्नमेंट का है वहाँ पे वो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना करके स्टेट ट्रिब्यूनल बनाएगा, और जहाँ पे सेंटर का अपना पावर फंक्शन है वहाँ पे सेंटर कानून बना करके सेंट्रल ट्रिब्यूनल बनाएगा. फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू NGT एक्ट ऑफ 2010. तो ये तो हो गए ट्रिब्यूनल्स की बातें. ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स, इनका काम आपको सुन करके एक जैसा ही लगेगा. बोथ आर एडजुडिकेटरी बॉडीज़, यानी कि कोई डिस्प्यूट हो तो इसको रिजॉल्व करते हैं. लेकिन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में एक मेन अंतर ये होता है कि ट्रिब्यूनल्स आर क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्प्यूट. फॉर एग्जांपल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इन्वायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए बनाया गया है. फॉर एग्जांपल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ये एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए बनाया गया है. उसके अलावा और भी अंतर हैं. कोर्ट देखिए, कोर्ट में हर तरह के डिस्प्यूट्स जा सकते हैं, इसमें कोई एक स्पेसिफिक मैटर नहीं जाता है. दूसरा, कोर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जबकि ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं एज पर अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. ट्रिब्यूनल्स ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, ट्रिब्यूनल्स किस तरह से बनेंगे वो सब लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन फिर अलग अलग तरह के ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाने पड़ते हैं. जबकि ऐसा नहीं है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के लिए अलग अलग तरह के कोर्ट के लिए अलग अलग तरह का कानून नहीं है. ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानून है या हाई कोर्ट के लिए कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे हैव बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. उसके अलावा कुछ और भी बेसिक डिफरेंसेस, जैसे कोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय डिटेल्ड प्रोसीजर लॉज. इनके कोर्ट्स के अपने डिटेल्ड प्रोसीजर मेंशन्ड होते हैं दैट दे हैव टू फॉलो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दे हैव टू फॉलो एविडेंस एक्ट. जबकि ट्रिब्यूनल्स के अपने कोई डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं होते. द ट्रिब्यूनल्स कैन डिफाइन देयर ओन प्रोसीजर्स इन व्हाट वे दे वांट टू फंक्शन.
कोर्ट्स के अंदर जो लोग भी एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज़ होते हैं दे मस्ट हैव जुडिशियल बैकग्राउंड, लेकिन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जुडिशियल बैकग्राउंड के भी लोग हो सकते हैं या फिर नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग भी हो सकते हैं। कोर्ट कैसा है, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन, मतलब कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, मतलब कोर्ट के अंदर एविडेंस जो है वो पुलिस सीबीआई ये सब ला करके रखेगा, कोर्ट खुद जा करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। लेकिन ट्रिब्यूनल कैन टेक इन्वेस्टिगेटरी फंक्शन ऑल्सो, यानी कि ट्रिब्यूनल खुद भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जा सकता है, खुद भी जांच कर सकता है। तो ये सब कुछ मोटे मोटे अंतर हैं ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स के बीच में। अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो भी एडजुडिकेटर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है। सो हाउ अपॉइंटमेंट्स आर डन इन अ ट्रिब्यूनल। तो देखिए, एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। दैट सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इज हेडेड बाय अ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। अगर ये सेंट्रल लेवल का ट्रिब्यूनल है तो, अगर स्टेट लेवल का ट्रिब्यूनल है तो इट इज़ हेडेड बाय हाई कोर्ट जज। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी और ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में इसके चेयरमैन होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, लेकिन बाकी मेंबर जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं। ये सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रेकमेंड करती है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में ये जो पोस्ट खाली हुआ है इस पोस्ट पे इन इंसान को अपॉइंट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एनजीटी में कोई पोस्ट खाली हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोई पोस्ट खाली हो गया, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है दैट विल बी हेडेड बाय ए सुप्रीम कोर्ट जज, वो रिकमेंड करेगा कि भाई इन इंसान को अपॉइंट कर दिया जाए। और फिर वो जो लिस्ट दी जाएगी उसी लिस्ट में से कुछ लोगों को, मान लीजिए 2 सीटें खाली हैं तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी 5-6 लोगों का नाम रिकमेंड करेगा, उसमें से 2 लोगों को अपॉइंट करेगी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती हैं अलग अलग तरह के अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये लोग फिर ट्रिब्यूनल्स में अपॉइंटमेंट करेंगे। ये है मेथड अपॉइंटमेंट का। इसी अपॉइंटमेंट को लेकर के करंट डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। रिसेंट डेवलपमेंट देखते हैं। पिछले महीने 12 सितंबर को, यानी पिछला महीना जो सितंबर का गया है, उस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 84 अपॉइंटमेंट्स किए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में या आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में 84 अपॉइंटमेंट्स किए। अब ये जो अपॉइंटमेंट किए भारत सरकार ने, भारत सरकार की ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है या डीओपीटी है, इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन जो सिलेक्शन कम सर्च कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा हेडेड था, उस सिलेक्शन कम सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन को ओवरलुक कर दिया। तो मैंने जो लिस्ट दिया सुप्रीम ये सिलेक्शन सर्च कमेटी ने, सिलेक्शन कम सर्च कमेटी ने, उस लिस्ट में जो जो नाम थे उसको ओवरलुक करते हुए कई सारे ऐसे नाम जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको अपॉइंट कर दिया। अब इसको लेकर के फिर सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने कहा कि व्हाट इज़ द सैंक्टिटी ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी इफ़ दे कैन नॉट गारंटी अपॉइंटमेंट। हम नाम देते हैं कुछ और, तुम अपॉइंट कर देते किसी और को, तो फ़ायदा क्या है, हमारा टाइम ख़राब कर रहे हो, ऐसा एनवी रमन्ना साहब ने कहा। फिर उस पर जवाब देते हुए भारत सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आपको पता होगा भारत सरकार के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अटर्नी जनरल, वो हैं के वेणुगोपाल साहब। के वेणुगोपाल साहब ने कहा कि डजेंट गवर्नमेंट हैव पावर टू चूज समवन। भाई अल्टीमेट पावर तो हमारा ही है, आपको तो खाली काम दिया गया कि आप रिकमेंड कीजिए। अब आपने जो रिकमेंड किया वो रिकमेंडेशन आप माने या ना माने वो तो हमारा काम है। सो डोंट यू थिंक दैट वी हैव द पावर, आई मीन द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू चूज समवन फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट। इसको लेकर के डिस्प्यूट चालू होगा। अब ये बात कहा सुनी सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में शुरू हो गई है। एग्जीक्यूटिव्स के तरफ से अटर्नी जनरल बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑफकोर्स अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजेज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब बोल रहे हैं। तो देखिए अटर्नी जनरल साहब ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा, अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज इंटाइटल्ड टू मेक अ चॉइस। भाई सरकार के पास पावर है अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट करने का। उन्होंने फिर कहा कि देखिए हाल फिलहाल में हमने एक कानून भी पास किया है, पार्लियामेंट ने एक कानून भी पास किया है, द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, और इसमें साफ साफ लिखा है कि फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स में देयर विल बी डोमिनेंस ऑफ द सेंटर रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। मतलब भारत सरकार की डोमिनेंस चलेगी रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट। यानी कि इस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट में साफ साफ लिखा है कि सिलेक्शन कम सर्च कमेटी का रिकमेंडेशन जो होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे ऑन द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहा के वेणुगोपाल साहब ने। देखिए हमने कानून तो बना दिया है, अब आप क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं। आपका काम है, जुडिशरी का काम है कि कानून के हिसाब से फैसला सुनाना। अब कानून जब है ऑलरेडी कि ये द रिफॉर्म्स एक्ट कहता है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट साफ साफ कहता है कि भारत सरकार का फाइनल से होगा, तो वाई आर यू कंप्लेनिंग। इस पर फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिस्पॉन्ड किया
then what is the sanctity of the selection process? And if the government has the last word, what is the purpose? फिर ये सिलेक्शन कम कमिटी का क्या मतलब है? सर्च कम सिलेक्शन कमिटी, ये सब क्यों बैठा रखा है तुमने? द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस वाज वेस्ट ऑफ टाइम. फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, वेणुगोपाल साहब को रिमाइंड कराया कि सुनो, लास्ट ईयर नवंबर 2020 में हमने कहा था तुम्हें कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाओ, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन, जिसके हाथ में फाइनल अपॉइंटमेंट का पावर दिया जाए, लेकिन तुमने अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया. तुमने नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन तो नहीं बनाया, लेकिन तुमने बना दिया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट और अपने आप को पावर दे दिया रिगार्डिंग ऑल अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक इन ट्रिब्यूनल्स. तो भाई हमारी बातें तुम मान नहीं रहे हो. तुमने सिलेक्शन कम सर्च कमेटी बना रखा है, वो बेकार का कमेटी है. हमसे तुम रिकमेंडेशन ले, तुम्हारी बात मानते हो तो हमारा टाइम खराब कर रहे हो तुम. ये लेकर के मेजर कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में. आई होप आपको ये सिनारियो अब लग रहा होगा. इंदिरा गांधी जी के टाइम में इंदिरा गांधी जी की सरकार बार बार अमेंडमेंट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशरी को वो अमेंडमेंट्स पसंद नहीं आ रहे थे. बाद में फिर जुडिशरी ने एक मिडिल पाथ निकाला कि भाई ठीक है, आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते. उसी तरीके का कन्फ्रंटेशन अब यहाँ सरकार और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में हो रहा है. ये कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ये ट्रिब्यूनल्स को लेकर के है कि भाई ट्रिब्यूनल्स में हमारा अगर काम खाली रिकमेंडेशन करने का है और वो रिकमेंडेशन तुम मान नहीं रहे हो, तो व्हाट्स द पॉइंट इन दिस सिलेक्शन कम सर्च कमिटी. तो पूरा मुद्दा क्या है? भारत सरकार जो इस पर डिस्ट्रेस हो गई, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इस कन्फ्रंटेशन के बाद भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया. द डिस्ट्रेस्ड गवर्नमेंट हैज सेड दैट जुडिशियरी शुड नॉट एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर बाय इंटरटेनिंग ए चैलेंज टू द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट. बोले आप सुपर लेजिस्लेचर की तरह काम मत कीजिए. सुपर लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेचर के भी ऊपर बैठ करके आप काम मत कीजिए. लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी जो हमारे देश में पार्लियामेंट है सेंट्रल लेवल पे. बोले सर, जब ध्यान से सुनो आप, जब हमने पार्लियामेंट ने ऑलरेडी कानून बना दिया है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, तो उसको क्यों क्वेश्चन कर रहे हो आप? अगर आप उसको भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप अपने पावर फंक्शंस को ब्रीच करके हमारे पावर फंक्शंस में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, हमारे पावर फंक्शंस में इंटरफेयर कर रहे हो. ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये 3 तरीके से देखा जा सकता है. द फर्स्ट, इट कैन बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है सेपरेशन ऑफ पावर. ऑफ कोर्स देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑल्सो, बट सेपरेशन ऑफ पावर भी है. सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द 3 विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, मेक एंड चेंज द लॉ. एग्जीक्यूटिव्स का काम है उस कानून को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसको उस हिसाब से सज़ा देना. पावर टू मेक जजमेंट्स ऑन द लॉ, यानी कि एडजुडिकेट द लॉ. लेकिन अब अगर जुडिशियरी ही पार्लियामेंट को सिखाने लगे कि नहीं नहीं, तुम्हारा ये जो रिफॉर्म्स एक्ट है ये ठीक नहीं है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, तो यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर, यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू आवर पावर्स एंड फंक्शंस. तो एक मुद्दा तो ये तो सेपरेशन ऑफ पावर के एंगल से देखा जा सकता है. लेकिन जुडिशियरी ऑल्सो अपीयर्स टू बी जस्टिफाइड अगर आप इसको देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी पता होगा अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है. तो देयर आर 2 प्रिंसिपल्स. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ जो यूके में फॉलो होता है, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है. पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया वो चुपचाप से जुडिशरी उस कानून को फॉलो करेगी बिना क्वेश्चन किए, और उसी कानून के हिसाब से अपने फैसले सुनाएगी. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी क्वेश्चन भी कर सकती है कि भाई पार्लियामेंट का जो कानून है वो फेयर है या जस्टिफाइबल है या नहीं है. हमारे देश में दोनों ही प्रोसेस फॉलो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इनफैक्ट मेनका केस 1979 के बाद से वी हैव मूव टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आई होप आपको याद होगा. तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल फॉलो होने के बाद जुडिशरी हैज़ पावर टू क्वेश्चन इवन अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कि योर लॉ डज नॉट अपीयर टू बी फेयर एंड जस्टिसिएबल. इस केस में जैसे जुडिशरी क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही है. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ पता है. अगर नहीं पता है तो लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन. इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर दूंगा इन टुमारोज न्यूज़पेपर एनालिसिस. वैसे ये बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है. अगर आप इसी डिबेट को तीसरे एंगल से भी देख सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. कुछ लोगों के हिसाब से जुडिशरी जो ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट को लेकर के एक्टिविज्म दिखा रही है, इट कैन बी नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म, वेयर जुडिशियरी इज मूविंग बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल फंक्शंस
एंड लुकिंग इनटू अदर मैटर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस। लेकिन सरकार के हिसाब से सरकार इस केस में क्या कर रही है, यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज ए सुपर लेजिस्लेचर, मतलब यू आर ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू आवर फंक्शंस, आवर डोमेन। तो सरकार के हिसाब से जुडिशियरी इज नॉट जस्ट लिमिटिंग इटसेल्फ टू एक्टिविज्म, इट इज ओवर रीचिंग, इट इज इंटरफेयरिंग इनटू आवर फंक्शंस, आवर डोमेन। तो ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच का कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। कल और परसों के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये दोनों ही टॉपिक मैं क्वेरी सेक्शन में ले सकता हूँ। The next article is taken from international segment. It is about quadrilateral economic forum. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस ने मिल करके एक नया फोरम लॉन्च किया है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। तो ये जो क्वाड ग्रुप है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस वाला, उससे एक अलग नया इकोनॉमिक फोरम हमने बना दिया, क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। दिस फोरम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द लीडर्स ऑफ दीज 4 कंट्रीज। तो दिस ग्रुपिंग या दिस फोरम विल फोकस मेनली ऑन डेवलपिंग ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रोड, रेलवेज बनाने पे फोकस किया जाएगा, खासकर वेस्ट एशिया में। उसके अलावा देयर विल बी ऑल्सो फोकस ऑन इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन, यानी कि FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह साइन करने पे फोकस होगा। कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, एनर्जी कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, हर एंगल पे फोकस करेंगे, ये कोऑपरेशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे दीज 4 कंट्रीज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। अब एक क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम में से रिलेटेड मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम इन द करंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियो फॉर इंडिया। तो इसका इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आप लिख सकते हैं। अलग अलग डायमेंशन में इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है। डिफेंस कोऑपरेशन की तरह इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए, बिकॉज दिस फोरम कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया एंड अफगानिस्तान। इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इंडिया का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान। तो उसमें हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं सेंट्रल एशिया की एक्सेसिबिलिटी पाने के लिए विदाउट रिमेनिंग डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। हम इसी के लिए चाबहार पोर्ट भी बना रहे थे और वो चाबहार रेल नेटवर्क भी हम डेवलप कर रहे थे इन ऑर्डर टू गेट डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान। तो ये क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम के बाद यूएई भी इसका मेंबर है, इजराइल भी इसका मेंबर है। तो वेस्ट एशिया में ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके हम लोग सेंट्रल एशिया में एक्सेसिबिलिटी पा सकते हैं। सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस क्या है, सेंट्रल एशिया इज एनर्जी रिच कंट्री जबकि इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है। तो दैट इज़ वाई सेंट्रल एशिया एंड इंडिया हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। उसके अलावा इकोनॉमिक कॉपरेशन में मदद मिलेगी ऑन दिस क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। यूएई जो इस क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। यूएस इसका मेंबर है, वो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो जो 2 इंडिया के सबसे मेजर ट्रेड पार्टनर वो दोनों इसके मेंबर्स हैं। तो इंडिया अपने ट्रेड वॉल्यूम को और ज़्यादा इन्हांस कर सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। इंडिया कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव ऑफ WTO, क्योंकि WTO इन मॉडर्न टाइम हैज़ बिकम रिडंडेंट ड्यू टू एक्सेसिव पॉलिटिक्स बीइंग प्लेड एट WTO प्लेटफॉर्म। उसके अलावा इन्वायरमेंट रिलेटेड कोऑपरेशन भी किया जा सकता है ऑन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। क्लाइमेट चेंज हो या मैरीटाइम सिक्योरिटी, उन सब पे भी हम लोग यहाँ पे कोऑपरेशन कर सकते हो। तो ये सब एंगल्स आपको लिखने होंगे अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Science and Technology segment. It talks about scramjet technology and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. I'm so sorry, this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. तो इसको मैं ठीक कर दूंगा यहाँ पे, बाई मिस्टेक आई हैव रिटन इंटरनेशनल रिलेशंस, इट विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, करंट न्यूज़ पहले समझते हैं फिर इस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे आएंगे। करंट न्यूज़ ये है कि चाइना ने इस साल के अगस्त महीने में एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्टिंग किया। ये जो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इसमें न्यूक्लियर कैपेबल तो आपको समझ आ गया इसका क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा व्हीकल है जिसका वार हेड न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अपने ऊपर न्यूक्लियर वेपन ये लेकर के घूम रहा है। उसके अलावा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो हवा में ग्लाइड कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइड व्हीकल्स। और हाइपरसोनिक यानी कि ऐसा व्हीकल जिसकी स्पीड साउंड से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तेज हो, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक व्हीकल।
तो आप समझिए, न्यूक्लियर कैपेबल, हाइपरसोनिक मतलब साउंड से भी 5 गुना तेज चले, एंड ग्लाइड व्हीकल जो मतलब हवा में मनूवर कर सके, अपने हिसाब से मूव कर सके। और चाइना ने किस तरह की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्टिंग किया है, और ये इतना पावरफुल था कि ये पूरे दुनिया का एक चक्कर, अर्थ का एक चक्कर लगाने के बाद इसने अपने टारगेट को हिट किया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, इट वाज लॉन्च्ड विथ हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च रॉकेट। तो पहले रॉकेट के ऊपर इस व्हीकल को लगा दिया गया, और ये लॉन्ग मार्च रॉकेट कुछ हाइट तक गया, और उसके बाद वहाँ से ये फिर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उससे सेपरेट होकर के हवा में ऐसे इसने पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाया, और उसके बाद उसने अपने टारगेट को हिट किया। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का मेन खासियत क्या होता है? इट हैज़ मनूवरिंग कैपेसिटी। मनूवरिंग मतलब हवा में ही आप इसको कंप्यूटर की मदद से, जैसे चाइना अपने देश से बैठे हुए थे उसके साइंटिस्ट, इसको हवा में ही मनूवर कर सकते हैं, मतलब हवा में इसका डायरेक्शन बदल सकते हैं, अल्टीट्यूड बदल सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज री एंट्री व्हीकल। री एंट्री व्हीकल मतलब ये आउटर स्पेस में जा सकता है, वापस से स्पेस में इंटर कर सकता है, एटमॉस्फेयर में इंटर कर सकता है, तो अपने हिसाब से काम करेगा। रॉकेट री एंट्री नहीं होता है, रॉकेट एक बार जाएगा तो स्पेस में, उसके बाद वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। जबकि ग्लाइड व्हीकल्स कैसा है कि ये मनूवर करते हैं, तो आउटर स्पेस में जाएंगे, फिर एटमॉस्फेयर में इंटर कर सकते हैं, तो इसीलिए मनूवरिंग री एंट्री व्हीकल्स कहते हैं। एंड दिस ग्लाइड व्हीकल्स, दिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स मेनली यूजेज स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिए, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग एयर डिलीवरी सिस्टम कहते हैं, मतलब हवा में कोई चीज़ ये डिलीवर करने के लिए काम आते हैं। रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, तीनों के बीच का अंतर मैं आपको समझाता हूँ। रॉकेट कैसा है? धरती से आप इसको छोड़ेंगे और इसके ऊपर आपको सैटेलाइट वगैरह रख के छोड़ते हैं। तो रॉकेट का मेन काम होता है कि सैटेलाइट वगैरह को जाकर के वो आउटर स्पेस में छोड़ करके आए। तो रॉकेट के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एस्केप वेलोसिटी हो। एस्केप वेलोसिटी मतलब इतना तेज़ रफ्तार हो उसका, मिनिमम 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड ऐसा रफ्तार हो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम करके वो स्पेस में जाए और वहाँ पे सैटेलाइट छोड़ करके आए। तो एकदम सरल भाषा में कहें तो रॉकेट का काम होता है कि स्पेस में जाके सैटेलाइट छोड़ करके आए। दूसरे होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसा होता है? ये एक मिसाइल है, एक वेपन है, इसके ऊपर हथियार, वॉरहेड लगा करके छोड़ते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड, कुछ भी लगा सकते हैं, डायनामाइट वगैरह लगा सकते हैं या फिर न्यूक्लियर लगा सकते हैं। इसको कैसा है कि फास्ट स्पीड से छोड़ा जाता है, तो ये ऐसे जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ग्रेविटी के कारण वापस से ये अर्थ पे आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होता है बैलिस्टिक मिसाइल, तो इट इज़ मेनली लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करता है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉरहेड कैरी करता है, एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो पहले तेज़ रफ्तार से छोड़ा गया, लेकिन वापस से ग्रेविटी के कारण नीचे चलाएगा। तो दुनिया के ज़्यादातर देश अलग अलग देशों को अपने बैलिस्टिक मिसाइल से डराते हैं कि देखो मेरे पास ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5000 10,000 किलोमीटर की रेंज है, मैं तुम्हारे ऊपर इसको हिट कर दूंगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंस वॉरहेड कैरी करते हैं एंड दैट वर्क विथ हेल्प ऑफ ग्रेविटी। लेकिन तीसरा है ये हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल, जिसके बारे में हमें भी बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा काम करेगा, इसको हवा में छोड़ो, ठीक है। जैसे इस केस में क्या हुआ है कि लॉन्ग मार्च नाम का रॉकेट इसको लेकर के यहाँ तक गया है, उसका लॉन्ग मार्च आगे निकल गया और ये ग्लाइड व्हीकल वहाँ से सेपरेट हो गया लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे। उसके बाद ये ग्लाइड व्हीकल आराम से हवा में ही ग्लाइड कर सकता है, मनूवर किया जा सकता है इसको। यहाँ पे बैठे बैठे चाइना के साइंटिस्ट इसको कंप्यूटर की मदद से मनूवर कर सकते हैं और आराम से ले जाकर के टारगेट के पास जाकर के उसको हिट कर सकते हैं। ये भी बैलिस्टिक, ये भी मिसाइल का ही काम करता है, लेकिन मिसाइल और इसमें ग्लाइडर व्हीकल में ज़्यादा खतरनाक ये ग्लाइडर व्हीकल है। क्यों? क्योंकि मिसाइल तो ऐसे हवा में जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे हवा में जाएगा तो काफ़ी दूर डिस्टेंस से ही इसको रडार, या मान लो यहाँ पे एनिमी है, ये है चाइना, ये है अमेरिका, तो जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल चाइना अमेरिका की तरफ छोड़ेगा, ये बैलिस्टिक मिसाइल जब आउटर स्पेस में जाएगा तभी अमेरिका का रडार जो है इसको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि रडार ऐसे लगा है ना, तो टेंजेंशियली वो इस तरह से अपना रेडिएशन छोड़ रहा है और रडार इसको डिटेक्ट कर लेगा और पहले ही ये लोग इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना अपना मिसाइल रेडी कर लेंगे। लेकिन ग्लाइडर मिसाइल कैसा है, जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हैं वैसे हाइड एंड सीक खेलते हुए रडार से ऐसे जाते जाते जाते, तो क्योंकि ये लो ऑल्टीट्यूड पे चलता है, जा करके बहुत लेट पता चलेगा, वेरी लेट इट विल बी डिटेक्टेड बाय रडार, और तब तक ये टारगेट को हिट भी कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मोर डेंजरस। स्पीड ज़्यादा है इसकी,
5 गुना है, हाइपरसोनिक है, मतलब 5 गुना साउंड से ज़्यादा तेज चल रहा है ये, प्लस लोअर ऑल्टीट्यूड पे चल रहा है, ग्लाइड कर सकता है, मनूवर कर सकता है, इस कारण से इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं रडार। इट मोस्टली वर्क्स ऑन स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। तो क्या होता है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, वो भी ज़रा समझिए। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम जरा समझेंगे कि जेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, और जेट टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम समझेंगे कि रॉकेट और जेट में क्या अंतर होता है। तो रॉकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, रॉकेट आउटर स्पेस में जाता है, रॉकेट आउटर स्पेस में जाता है सैटेलाइट्स को लेकर के। तो रॉकेट क्या फ्यूल यूज करता है, ज़रा देखिए। रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है इस तरीके का फ्यूल टैंक, जिसमें हाइड्रोजन वगैरह रहता है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन, और उसका अपना एक ऑक्सीजन टैंक होता है जो हाइड्रोजन को बर्न करने में काम आता है ताकि एनर्जी निकले। तो फ्यूल जब बर्न होगा, हाइड्रोजन फ्यूल जब बर्न होगा तो हीट निकलेगा, हीट की मदद से ये थ्रस्ट पैदा करेगा रॉकेट, और ये हवा में अपने आप को आगे लेकर जाएगा। तो मुद्दा ये है कि रॉकेट के अंदर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर रॉकेट खुद लेकर के चलता है। लेकिन जेट इंजन्स क्या करते हैं, जैसे प्राइवेट जेट में जो आम आदमी ट्रैवल करता है वो सब, तो जेट इंजन क्या होते हैं, दे आर नोन एज ब्रीदर टेक्नोलॉजी, एयर ब्रीदर टेक्नोलॉजी। क्योंकि जेट इंजन कैसा है, वो फ्यूल तो लेकर के चलता है, जैसे हम लोग भी एरोप्लेन वगैरह में चलते हैं तो अपना फ्यूल तो लेकर के चलता है, फ्यूल टैंक तो लेकर के चलते हैं वो, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन टैंक नहीं होता है। ऑक्सीजन टैंक ये लोग हवा से ही पकड़ते हैं, से हवा में उड़ रहा है तो जेट फिर हवा से ही, यहाँ पे एक इस तरह का आप देखते होंगे रोटर लगा रहता है, एरोप्लेन वगैरह में आपने देख रखा हो रोटर लगा रहता है। ये जब पंखा घूमता है तो हवा अपने आप अंदर जाती है और यहाँ से फिर ऑक्सीजन लेकर के ये लोग अपने फ्यूल को बर्न करते हैं। तो मुद्दा ये है कि रॉकेट अपना फ्यूल ऑक्सीजन टैंक खुद लेकर के चलता है फॉर ऑक्सीडेशन, जबकि जेट इंजन हवा से अपने जब वो फ्लो करेगा तो हवा से ही वो ऑक्सीजन को खींचता है और उसकी मदद से वो कंबसन कराता है अपने फ्यूल का, जिससे वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए कहा जाता है जेट्स को एयर ब्रीदर टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जेट में भी एक स्पेशल तरीके का जेट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रैम जेट। रैम जेट क्या करता है कि वो उसमें ये रोटर नहीं लगा रहेगा, रैमजेट में रोटर नहीं लगा रहता है। रैमजेट इतना तेज चलता है, फास्ट तरीके से चलता है कि हवा अपने आप कंप्रेस होकर के और ऑक्सीजन जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो उसमें रैमजेट में सब कुछ होता है, एयर ब्रीदर टेक्नोलॉजी होती है जेट की तरह, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड रोटरी कंप्रेसर। ये रोटरी कंप्रेसर रैमजेट में नहीं होता है। और रैमजेट से भी ज़्यादा भयंकर, ज़्यादा आप समझिए सोफिस्टिकेटेड हो गया स्क्रैमजेट। ये हो गया स्क्रैमजेट। तो ये मान लीजिए होगा रैमजेट। रैमजेट में कैसा है कि इतना तेज चलेगा ना, सामने से हवा जो है वो अपने आप कंप्रेस होकर के और इसका ऑक्सीजन इसको मिल जाएगा। तो रैमजेट नॉर्मली वो इंजन्स होते हैं, वो जेट इंजन्स होते हैं जिनकी स्पीड साउंड के बराबर होती है, सोनिक टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर स्क्रैमजेट हो गया मतलब सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड साउंड से भी कहीं ज़्यादा है, वो जब जेट इंजन चलेगा, मान लो ये जेट इंजन है, ये जेट इंजन है यानी कि एयर ब्रीदर है, यानी कि हवा से वो अपना ऑक्सीजन खींचने वाला है, इसका अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर रोटर नहीं लगा है तो इट इज़ नो लॉन्गर ए नॉर्मल जेट, इट बिकम्स रैम जेट, क्योंकि ये बिना रोटर के ही ऑक्सीजन खींच लेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड। लेकिन अगर इसकी स्पीड और भी ज़्यादा हो, सुपरसोनिक स्पीड हो, तो इसी रैमजेट इंजन को कहा जाता है स्क्रैमजेट इंजन। तो फिर से मैं बता दूं, रॉकेट का अपना ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जेट को एयर ब्रीदर कहते हैं क्योंकि उसका अपना सिलेंडर नहीं होता। लेकिन नॉर्मल जेट में रोटर लगा रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है तो रोटर लगा रहता है जिससे वो ऑक्सीजन को खींचते हैं। लेकिन अगर बहुत हाई स्पीड वाला इंजन हो जाए जेट इंजन, तो उसको हम लोग रैमजेट इंजन कहते हैं, क्योंकि उसको फिर रोटर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हवा जो है सामने से कंप्रेस होकर के ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा। और भी ज़्यादा स्पीड हो, सुपरसोनिक कंबसन स्पीड हो, तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट, शॉर्ट में स्क्रैमजेट इंजन। और ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल चाइना ने भी टेस्ट किया है, इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा हुआ है। इंडिया ने भी इस तरह का टेस्टिंग किया हुआ है, लेकिन अभी भी हमारे पास वो खाली इनिशियल फेज में ही हमने टेस्टिंग किया है, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फेज कहते हैं। अभी इसको पूरी तरह से डेवलप करना और इस्तेमाल करना इंडिया का बाकी है। तो वी हैव ऑल्सो डन स्क्रैमजेट इंजन का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट भास्करबदा कैलेंडर। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, भास्करबदा कैलेंडर, इट इज एसोसिएटेड विथ असम रूलर ऑफ 7th सेंचुरी भास्कर वर्मन। तो इट स्टार्ट्स, ये जो कैलेंडर है, इट स्टार्ट्स विद द डेट ऑफ एसेसन ऑन द थ्रोन ऑफ भास्कर वर्मन, हु वाज 7th सेंचुरी रूलर ऑफ असम।
तो अब करंट न्यूज़ ये है कि आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि शक और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा, साका और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा ये भास्करदा कैलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। तो लेट अस सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेगोरियन एंड भास्करदा कैलेंडर। तो देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर में द डे स्टार्ट्स एट मिडनाइट, रात के 12 बजते ही दिन बदल जाता है। आज जैसे तारीख है 20 तारीख, लेकिन आज के रात के बाद आज 21 अक्टूबर शुरू हो जाएगा। लेकिन असमी जो कैलेंडर होगा, ये भास्करदा कैलेंडर, इसमें डे चेंजेज विथ सनलाइट, तो सनराइज जब आता है उसके बाद ही दिन या तारीख बदलती है। उसके अलावा ग्रेगोरियन कैलेंडर गोज बाय सोलर साइकिल, सन के हिसाब से चलता है 24 घंटे का। लेकिन ये जो भास्करदा कैलेंडर है, इट मूव्स अकॉर्डिंग टू लूनी सोलर, मतलब थोड़ा सन से भी ये रिलेटेड होता है, थोड़ा मून से भी ये रिलेटेड होता है। उसके अलावा द डिफरेंस बिटवीन भास्करदा एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर इज ऑफ 593 ईयर्स। भास्करदा कैलेंडर स्टार्टेड 593 ईयर्स लेटर। असमीज कैलेंडर इनकॉर्पोरेट 7 डे अ वीक जस्ट लाइक ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो यहाँ पे सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। उसके अलावा द नेम्स ऑफ दिस कैलेंडर, नेम्स ऑफ द डे एंड द वीक ऑफ दिस असमी कैलेंडर हैज बीन टेकन फ्रॉम नवग्रह। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। की स्टोन स्पेसिस, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड UNHRC, India is currently a member of it. Its resolutions are binding in nature, no. The second statement is wrong, so the correct answer will be option A, 1 only. Sumang Leela belongs to option A, Manipur. That's all from our side for today. Thanks for watching.